ये वक्त था प्रथम विश्व युद्ध का। जंग खत्म हुई और सारे सैनिक अपने अपने घर को रवाना हुए और अपने साथ लेके आए एक वायरस को। इस वायरस ने उस समय 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया और 1,70,00,000 से लेके 4 करोड़ के बीच लोगों की जान ली। बट एक रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 10 करोड़ भी पार कर चुके थे। तो चलिए आज जानते हैं डिटेल में इस वायरस स्पेनिश फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। दोस्तों, ये वक्त था 1918 का। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और सारे सैनिक अपने अपने वतन अपने अपने घर को लौटे और अपने साथ अपने फेफड़ों में एक वायरस, एक फ्लू को लेकर लौटे। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिन कैंप्स में वो सैनिक रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक थे। जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं, यहीं पे कीचड़ के आसपास रहना, यहीं पे खाना, यहीं पे रहना और यहीं पे सोना। और यही वजह थी कि ये वायरस जंगल में लगी आग की तरह फैला। दोस्तों, ये जो वायरस था ये लोगों के फेफड़ों पे सीधा असर करता था। इससे पहले तो सर्दी, फिर खांसी, फिर बदन दर्द और फिर मौत। और इसी तरह ये वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में दाखिल होता था। दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा कि ये जो वायरस होते हैं ये बच्चे और बूढ़ों को जल्दी टारगेट करते हैं, पर इस वायरस में उसका उल्टा, ये वायरस यंग लोगों को अपना टारगेट करता था। ये वायरस 18 के 30 की उम्र के बीच में काफ़ी तेज़ी से फैला। दोस्तों, इस वायरस के वैसे तो काफ़ी नाम हैं, बट ये वायरस 3 नामों से ज़्यादा प्रसिद्ध है: स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा और H1N1। इस नाम को भूलिएगा मत, क्योंकि ये आगे चल के और भी बहुत से वायरस को जन्म देने वाला है। ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या था? दोस्तों, इसको लेके लोगों में काफ़ी ज़्यादा थियरीज हैं, बट इनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर और यकीन करने लायक है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सन 1914 से लेके 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पे था, तब 1917 में अमेरिका यानी USA की युद्ध में एंट्री हुई और वही अपने साथ इस वायरस को लेके आए थे। पर उनमें ये वायरस कहाँ से आया? दोस्तों, इस बारे में भी बहुत सी थियरीज हैं, बट अगेन जो यकीन करने काबिल है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, US के जो सैनिक थे वो जिन कैंप्स में रहते थे वहाँ के एक शेफ में इसके सिम्टम्स सबसे पहले देखने को मिले थे। मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो शेफ है सब सैनिकों का खाना बनाते हैं, उन्हीं में इसके सिम्टम्स होना कितना घातक साबित हुआ। और दोस्तों, जिन जिन सैनिकों को ये वायरस अपनी चपेट में लेता था उन सैनिकों को उनके होम टाउन, उनके घर भेज दिया जाता था, जिस वजह से इसने और भी विकराल रूप ले लिया। आपको अगेन याद दिला दें, ये वक्त प्रथम विश्व युद्ध का था। सारे डॉक्टर्स युद्ध में शामिल सैनिकों के इलाज में मशरूफ़ थे, तो उनके होम टाउन में ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं थे और इस वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे थे। और तब ना तो एंटीबायोटिक्स हुआ करते थे और ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इनफैक्ट डॉक्टरों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है। लेकिन एक सेकंड, अगर ये वायरस USA यानी अमेरिका से आया तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू कैसे पड़ा? इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वक्त प्रथम विश्व युद्ध का था। उस वक्त की सरकारों ने मीडिया पे
काफ़ी भारी सेंसरशिप लगा रखी थी, यानी सारी मीडिया सरकार कंट्रोल करती थी। वो तो खैर अब भी करती है। तो उस वक्त सिर्फ स्पेन ही था जो कि इस युद्ध में न्यूट्रल था और वहाँ की मीडिया को किसी भी तरह की सेंसरशिप या फिर किसी भी तरह से सरकार का कोई दबाव नहीं था। वो जो चाहे वो छापने के लिए सक्षम थे। और सोने पे सुहागा इस वायरस ने उस वक्त के राजा और काफ़ी सारे गवर्नर्स या कहें सरकारी लोगों की जान ले ली। अब बाकी सारी कंट्रीज तो यही समझ रही थी कि ये वायरस तो स्पेन से आया है, जबकि इसका ओरिजिन तो यूएसए यानी कि अमेरिका था। और आप इन गोरों की हिपोक्रेसी देखो, ये लोग भी सब कुछ जानते हुए 2 साल तक इस वायरस को अपनी मीडिया में स्पेनिश फ्लू ही छापते रहे। दोस्तों चलिए उस वक्त के मौत के आंकड़ों पे थोड़ी नज़र डालते हैं। दोस्तों उस वक्त दुनिया की कुल आबादी 180 करोड़ थी और इस वायरस ने महज 2 सालों में 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया, जो कि उस वक्त की आबादी का 33% था। और उनमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख से लेके 4 करोड़ के बीच थी। बट कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा थे। दोस्तों ये वायरस 3 फेज में फैला था, जिसका पहला फेज तो इतना ज़्यादा घातक नहीं था। इसका फर्स्ट फेज जो था वो 1918 के 6ठे महीने में देखा गया। तब लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त ऐसे फ्लू और ऐसी बीमारियां फैलना आम बात थी। और फर्स्ट वेव में 1000 केस में से 5 लोगों की मौत हो रही थी। और फिर 3 महीने तक गर्मियों का मौसम था, लोगों को लगा कि ये कोई नॉर्मल फ्लू या बुखार है। लोगों ने इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। पर 10वां महीना शुरू होते होते ही इसने अपना विकराल रूप ले लिया। इतना विकराल कि जो पहले 1000 में से 5 मर रहे थे, वो अब बढ़ के 25 हो गए। और मेडिकल टर्म्स में 1000 पे 25 लोगों का मरना बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और ये वक्त जो था, ये इस वायरस का पीक था। दोस्तों उस वक्त आलम ये था कि हॉस्पिटलों में नर्स कम पड़ रही थी। नर्सों को उस वक्त में 15 से $25 हफ्ते का ऑफर किया जा रहा था। और इसे आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखें तो ये $335 से लेके $559 के करीब, या कहें इंडियन रुपी में 28,000 से लेके 46,000 के बीच होता है। और ये सिर्फ 1 हफ्ते की सैलरी थी, ना कि महीने की। फिर भी जो नर्सिस वहाँ पे काम कर रही थी, वो जॉब को छोड़ के जा रही थी इस वायरस के डर से। दोस्तों इस वायरस में ज़्यादातर केसेस में ये भी पाया गया कि जो इस फ्लू के विक्टिम्स थे, उन्हें निमोनिया हो जाता था। आजकल तो हम इसे इतना सीरियसली नहीं लेते, बट उस वक्त ये बहुत घातक हुआ करता था, क्योंकि तब एंटीबायोटिक्स या कहें इसका इलाज नहीं था। और अगेन आपको याद दिला दें कि ये वक्त प्रथम विश्व युद्ध का था। अरे भाई, पागल कर दिया। दोस्तों गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि इसका बहुत ही गहरा नाता है फ्लू के साथ। तो फिलाडेल्फिया एक यूएस का शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, और तब भी था। तो उस वक्त ये वायरस वहाँ भी पहुँच चुका था। बहुत से लोग इन्फेक्टेड थे, पर फिर भी वहाँ पर एक परेड का आयोजन किया जाना था। परेड क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक थे, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना था, या कहें चंदा इकट्ठा करना था। और उस वक्त काफ़ी लोग शहर के मेयर को इस परेड को ना करने की सलाह दी।
पर मेयर ने मना कर दिया। मेयर ने कहा ये हमारे सैनिक और हमारी सेना का अपमान होगा। मतलब आप समझ सकते हैं ना इसका अंजाम क्या होने वाला था। और उस वक्त इस परेड में 2 से 2.5 लाख लोग शामिल हुए और विथिन अ वीक वहाँ पे 2600 लोग मारे गए और उनमें जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने परेड अटेंड की थी और काफ़ी भारी मात्रा में लोग इन्फेक्टेड हुए इस परेड के कारण। आप इन फोटोज़ में देखिए कैसे उस वक्त ताबूत से भरे ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह लाशों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। लोगों ने उस वक्त मास में कब्रें खोदना शुरू कर दिया था। दोस्तों उस वक्त को लेके एक और बात कही जाती है कि रोज़ सुबह वहाँ के गांव कस्बों में जो फादरी हुआ करते थे वो घोड़े पे बैठ के घरों घरों में लाशें लेने आया करते, वैसे ही जैसे आज हमारे यहाँ कुल्फ़ी वाले और कबाड़ी वाले आते हैं। दोस्तों उस वक्त इस वायरस ने अकेले यूएसए में 6,75,000 लोगों की जान ले ली थी। उस वक्त यूएस की आबादी 10.5 करोड़ थी। दोस्तों एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दें, ब्लैक डेथ या कहें प्लेग जिसने 100 सालों में जितनी मौतें नहीं की थी उतनी मौतें इस फ्लू ने महज 2 सालों में कर दी। और जितने लोग 24 सालों में एड्स से नहीं मरे थे उससे ज़्यादा सिर्फ इसके 24 हफ्तों में मारे गए। और एक लास्ट कंपैरिजन, प्रथम विश्व युद्ध जो उस वक्त ख़त्म हुआ था उसमें भी सिर्फ 4 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और स्पेनिश फ्लू में इससे भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौत के आंकड़े 4 से 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन इसमें एक और कैच है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। दोस्तों इस वायरस के मरीज़ जो थे जो कि बच जाते थे उनके शरीर में फिर दूसरी बीमारी या फ्लू से लड़ने की ताकत या क्षमता नहीं बचती थी। वो लोग इस फ्लू से तो बच जाते थे लेकिन फिर मलेरिया, कोलेरा या निमोनिया की वजह से मारे जाते थे। दोस्तों इस वजह से काफ़ी थियरीज ये भी कहती हैं कि अगर हम मौत के आंकड़ों में सेकेंडरी इन्फेक्शन को जोड़ दें तो ये आंकड़े 50 करोड़ से भी ज़्यादा थे। इंडिया में इसका क्या असर पड़ा? दोस्तों ये वायरस सबसे पहले बॉम्बे पोर्ट पे देखा गया था। इसने उस वक्त पोर्ट के कुछ कर्मचारियों को अपनी चपेट में लिया था। फिर ऐसे ही ये पूरे भारत में फैला था और इसीलिए इसे उस वक्त बॉम्बे फीवर का भी नाम दिया गया था। दोस्तों उस वक्त इस वायरस ने 1 से 2 करोड़ लोगों की जान ली थी सिर्फ भारत में ही। दोस्तों उस वक्त के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी आत्मकथा कुल्ली बात में लिखा था कि मैं दालमाऊ में गंगा के तट पे खड़ा था और जहाँ तक नज़र जाती थी गंगा के पानी में लाशें बिछी पड़ी थी और लोगों की लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही थी। पलक झपकते ही मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो गया। दोस्तों ये बीमारी उस वक्त भारतीय रेल के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में फैली थी। दोस्तों भारत में लोग ट्रेनों में तो बहुत अच्छे भले चढ़े थे, पर जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते उससे पहले ही वो या तो मर चुके थे या मरने की कगार पर थे। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त बॉम्बे में एक दिन में ही 768 लोग और दिल्ली में 7,000 के करीब लोग मरे थे महज एक दिन में।
दोस्तों ब्रिटेन में जहां इस फ्लू से मौत के जो चांस थे वो 4.4% थे पर 1000, वो भारत में 20.6% पर 1000 थे। भारत की हालत इतनी खराब होने का कारण उस वक्त पर पड़ा इतिहास का सबसे बड़ा सूखा था। दोस्तों भूख इंसानी शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देता है। यही वजह थी कि उस वक्त भारतीयों के शरीर में इतनी जान ही नहीं थी कि वो इस फ्लू को झेल सकें। दोस्तों भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार 1911 से 1920 में पहली बार ऐसा हुआ था कि देश की जनगणना कम हुई हो। पर उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी? दोस्तों उस वक्त की सरकारों ने तब स्कूल, कॉलेज, चर्च, थिएटर्स, सारी ऐसी जगह जहां पब्लिक गैदरिंग हो सकती है उन्हें बंद कर दिया। और दोस्तों उस वक्त पब्लिक में चीखना, खांसना या थूकना दंडनीय अपराध था और काफ़ी शहरों में तो उस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया था, जैसा कि कोरोना में। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये फ्लू 3 फेजेस में आया था। पहले को सीरियसली नहीं लिया गया, दूसरा जो कि सबसे घातक था, और तीसरा दूसरे के मुकाबले तो कम था बट घातक कम नहीं था। तो क्या 1918 से 1920 के बाद ये वायरस ख़त्म हो गया? तो नहीं दोस्तों, 2008 या 9 के बीच स्वाइन फ्लू फैला था जिसमें H1N1 के सिम्टम्स पाए गए। एग्जैक्टली वही H1N1 जो इन्फ्लुएंजा में फैला था, बट ये स्वाइन फ्लू उसी H1N1 फैमिली का पार्ट था। और स्वाइन फ्लू ने उस वक्त बहुत से सूअर, पंछी और इंसानों की जान ले ली थी। तो इन फ्लू से बचने का कोई तरीका नहीं है क्या? तरीका है, थैंक्स टू आवर मेडिकल साइंस, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सन 1900 के करीब एंटीबायोटिक्स या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी जो कि अब है। और इसका यही एक इलाज है कि आप हेल्दी रहें। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी, सर्दी, खांसी या निमोनिया कुछ भी हो तो उसे जल्द से जल्द क्योर करें। अपनी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और साफ़ सुथरे वातावरण में रहें। हेल्दी खाएं और अपने शरीर को सही समय तक आराम दें। और आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार की लड़की इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बनी, तो ये राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो अभी के अभी कमेंट्स करके हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सुझाए टॉपिक्स पे वीडियो लाने की कोशिश करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।